अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। गैर मुल्की साजिश जिसका जिक्र हम गुज़िश्ता तवील अरसे से अब सुनते आ रहे हैं, उसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि इस गैर मुल्की साजिश का ड्रामा तैयार करने वाला जो स्क्रिप्ट राइटर है उसकी अब आइडेंटिफाई हो गई है और अहम तरीन सरकारी इदारों ने अहम तरीन मालूमात तक ना सिर्फ रसाई हासिल कर लिया बल्कि ऐसी सनसनी खेज तफसीलात भी मालूम कर ली हैं जो इस पूरे के पूरे जो स्क्रिप्टेड ड्रामा है इसका जो हवा खड़ा किया गया था वो बिल्कुल ही इसके बयानिए में से हवा निकल जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि ये जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है वो क्यों तश्कील दिया गया और किसने इमरान खान साहब को इस गैर मुल्की साजिश का जो बैलून था जो उसके अंदर हवा भरने पर मजबूर किया और किस तरीके से इमरान खान साहब ने आगे अपनी जो अकल है उसको बुरुए कार लाते हुए उसको एक ऐसे बयानिए के तौर पर तश्कील दे दिया जो उनके फॉलोअर्स ना सिर्फ मानने पर मजबूर हो गए बल्कि उसको लेकर अब आगे चले गए हैं। लेकिन इस किस्म की जो अब जिन तफसीलात का मैं भी आपके साथ जिक्र करूँगा, जैसे ही वो तफसीलात सामने आएंगी तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के बयानिए को भी बहुत बड़ा धचका पहुँचेगा। इमरान खान साहब ने यह बयानिया क्यों तश्कील दिया और इसकी क्या वजूहात है, स्क्रिप्ट राइटर कौन है, ड्रामा क्यों तहरीर किया गया, ड्रामे की तख्लीक का पस मंज़र क्या था, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ तफसील से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसी ड्रामे के साथ मुंसलिक एक और ख़बर की, और इस खबर का इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर और मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से सामने आया है। और राना सनाउल्लाह साहब का जो ताज़ा तरीन इंकशाफ है वो भी बहुत ज़्यादा हैरानकुन है और अब इस इंकशाफ के बाद इस बात की भी ज़रूरत महसूस होगी यकीनी तौर पर कि जनाब अब इस मामले को किसी न किसी तरीके से टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरीके से टैकल किया जाए कि तमाम एस्पेक्ट्स ना सिर्फ खुल के सामने आ जाएं बल्कि पता भी चल जाए कि इस साजिश के पीछे बुनियादी तौर पर था कौन। राना सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका में पाकिस्तान के जो साबिक सफ़ीर थे असद मजीद खान साहब, जो अभी रिसेंटली जो कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ था वहाँ पर आए भी थे स्पेशल इन्विटेशन पर और उन्होंने उस सारे अमल के बारे में ब्रीफिंग दी थी। डोनाल्ड लू साहब के साथ जो अंडर सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उनके साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर अमेरिका की तरफ से किन किन अमूर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और वो जो कॉन्वर्सेशन थी वो कॉन्वर्सेशन कैसी थी, इसके ऊपर जो असद मजीद साहब है उन्होंने उस पूरे इन्वायरमेंट की ना सिर्फ तस्वीर कशी की बल्कि ये भी बताया कि इस मुलाकात के बाद उन्होंने जो असेसमेंट तहरीर की थी जो बुनियादी तौर पर सफ़ीर साहब का अपना नुक्ता नज़र है वो क्या था। अच्छा, इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का इंकशाफ है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंकशाफ किया है कि असद मजीद खान साहब ने कौमी सलामती कमेटी में सबके सामने इस अमर का एतराफ़ किया कि उन्होंने ऐसा कोई लेटर लिखा ही नहीं और ना ही ये उनके लेटर के अल्फाज हैं। फैसलाबाद में एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब और वहीं पर उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि असद मजीद खान साहब का ये कहना है कि उनके जो अल्फाज हैं जो उन्होंने साइफर में तहरीर किए थे या वो उस ख़त के अंदर जो उन्होंने तहरीर किए थे उसके अंदर रद्दो बदल किया गया है और ये रद्दो बदल किया गया है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से। और असद मजीद साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि उनके ख़त में साजिश, तहरीक अदम एतमाद और इस हवाले से किसी किस्म का भी कोई जिक्र नहीं किया गया था। अब ये इंकशाफ सामने आने के बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल जाता है क्योंकि इससे पहले ये बात मंजर आम पर नहीं आई और ना ही जो कौमी सलामती कमेटी है उसका जो इलामिया आया उस इलामिये के अंदर भी इस किस्म का कोई इंकशाफ सामने नहीं आया कि असद मजीद साहब ने यह कहा है कि जनाब जो मैंने ओरिजिनल साइफर भेजा था उसके अंदर किसी किस्म का रद्दो बदल किया गया है। और अब अगर रद्दो बदल किया गया है अगर रद्दो बदल किया गया है तो फिर तो ये एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा जुर्म है जो नाकाबिले माफ़ी है क्योंकि इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ने एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जिसके नतीजे में वो तो मुहब्बे वतन ठहरे लेकिन उनका कोई भी सियासी मुखालफ इस वक्त गद्दार वतन ही डिक्लेयर किया जा रहा है। और ख़ुददारी के फ़लसफ़े को जिस तरीके से और हुब्बुल वतनी के फ़लसफ़े को जिस तरीके से इमरान खान साहब ने खल्त मल्त किया
उसके नतीजे में जो एक इब्हाम की कैफियत पैदा हो गई है, वो तमाम लोग जिस वक्त नेशनल असम्बली में बैठे हैं उनके ऊपर तो हर वक्त गद्दारी के अब फतवे ही दायर किए जा रहे हैं। इस इंकशाफ के बाद अब ज़रूरत इस अमर की थी कि इस मामले की तहकीकात की जाएं, और तहकीकात के लिए भी ज़रूरी है कि ये जो साजिश का ड्रामा है इसकी तह तक पहुंचा जाए। अब इसके लिए कुछ तहकीकात हुई हैं और उन तहकीकात से कुछ इम्पोर्टेंट पेशरफ्त भी सामने आई है। अच्छा, इस हवाले से जो इब्तदाई मालूमात हैं वो ये हैं कि ये जो साइफ़र है ये मुमकिन तौर पर 7 मार्च को इधर दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान को, या 8 मार्च को दफ्तर ख़ारजा के अंदर मौसूल हुआ, और ये साइफ़र इब्तदाई तौर पर इसका जो तरीक़ाकार है कि इस किस्म के जो हसास मालूमात हैं वो आती हैं दफ्तर ख़ारजा। दफ्तर ख़ारजा का एक ख़ास सेक्शन है जो इन मालूमात को हाई ऑफिशियल वो उनको देखते हैं, और अगर ऐसी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जिसके ऊपर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई मकसूद हो तो वो मुतल्लिका सेक्शंस को मार्क कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसके अंदर किसी साजिश का जिक्र हो, किसी मुमकिन कार्रवाई का जिक्र हो, किसी मुमकिन हमले का जिक्र हो, इस किस्म की जो भी चीज़ हो तो उसको फौरी तौर पर मुतल्लिका डिपार्टमेंट यानी इंटेलिजेंस इदारों के सुपुर्द कर दिया जाता है। और पाकिस्तान की सबसे प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI, तो वो ना सिर्फ उस तक पहुंचाया जाता है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं जैसे आर्मी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्रेसिडेंट ऑफिस है या वज़ीर ख़ारजा ऑफिस है, उनको भी फौरी तौर पर इस इंफॉर्मेशन से आगाह किया जाता है। अब यहाँ पर 2 तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। एक इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि जैसे ही ये साइफ़र मिला फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को इसके बारे में मुतला किया गया कि जनाब ये चीज़ आई है, अब बताएं इसके ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि डोनाल्ड लू के साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई है इस गुफ्तगू के ऊपर फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को अमरीकी हुकूमत के साथ एहतजाज करना चाहिए, और यहाँ पर भी जो अमरीकी नाज़िमुल अमूर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा तलब करके उनको भी अपना एक एहतजाजी मरासला दिया जाना चाहिए। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस मामले को दबाने का हुक्म जारी किया, और वो जो साइफ़र है उसको उन्होंने कहा कि ये आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भिजवा दें। अच्छा, इसके बाद एक डेवलपमेंट ये होती है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, तहरीक अदम एतमाद पर काम का आगाज़ हो जाता है। इमरान खान साहब मुख्तलिफ जगहों पर जलसे करते हैं, उन जलसों के अंदर इस बात का इजहार करते हैं कि मैं तो यही चाहता था कि दुआ करता था अल्लाह ताला से कि ये मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आए, मैं इनको एक एक को कौम के सामने एक्सपोज कर दूंगा, एक ही बॉल के अंदर इन तीनों की विकेटें उड़ा दूंगा। इस किस्म के वो तकरीरें भी करते रहे और इस बात का इजहार करते रहे कि ये जो 3 स्टूजेस हैं ये मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन हम इन सब को मार भगाएंगे। कप्तान के पास अभी एक ऐसा कार्ड मौजूद है, एक ऐसा सरप्राइज़ मौजूद है जो मैं आखिरी दिन दूंगा, और उसके नतीजे में इनकी सारी की सारी गेम पलट जाएगी। क्योंकि उस वक्त भी इमरान खान साहब को इस बात का इल्म हो गया था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो जो साइफ़र है उसकी कॉपी भिजवा दी थी और दफ्तर ख़ारजा को किसी भी कार्रवाई से रोक दिया था। और उसके नतीजे में अगर आपको याद हो तो शाह महमूद कुरैशी साहब को 2-3 मरतबा फौरी तौर पर जो है उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तलब किया गया था। एक मरतबा वो मुल्तान में मौजूद थे, उनको फौरी तौर पर फ़ोन आया, वो मुल्तान से बैठे जहाज़ पर सीधा पहुंच गए इस्लामाबाद, और वहां जाकर भी उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। अब इस साजिश का जो ड्रामा है बुनियादी तौर पर, या जो साजिश की जो ताने बाने हैं, इसको बुना गया बड़े टैक्टफुली अंदाज में ताकि इसको पॉलिटिकली आगे बढ़ाया जाए। और ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब पहले रिलेक्टेंट थे इस सारे मामले को इस तरीके से उठाने के लिए, लेकिन वो शख्सियत शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये ड्रामा तैयार किया बल्कि इसका स्क्रिप्ट भी लिखा और इमरान खान साहब को इसके बहुत सारे पॉइंट्स से आगाह किया कि अगर इन चीज़ों को हम इस तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, इस पॉइंट को अगर हम इस तरीके से उजागर करेंगे तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप देखें, रिकॉर्ड देखें तो 10 मार्च से लेकर 22 मार्च तक ये वो दिन हैं जब इमरान खान साहब ना सिर्फ जलसे करते रहे बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने OIC की जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी शिरकत की। और उसके बाद जब इमरान खान साहब ने इस साइफ़र के हवाले से इंकशाफ किया था तो उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब चले गए हुए थे चीन,
और वो साइफर के ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे, वहाँ पर वो नहीं आए। और जो दूसरी मीटिंग थी वहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर ही अपना जो व्यू पॉइंट था वो शेयर किया था। अब चाइना जाने से पहले उनकी एक मीडिया टॉक रिकॉर्ड पर मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने इस बात का इशारा दिया था, बल्कि उससे पहले इस बात का इशारा दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी जगह पर कोई साजिश हो रही है और इस साजिश का हम भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे। और फिर उसके बाद 27 मार्च को जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के ऊपर जलसा किया था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब के खिताब से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इस साजिश के हवाले से कुछ बातें की थी और कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा साजिश हो रही है। कप्तान बताओ, मैं इनको बता दूं? मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। और उसके साथ उन लोगों के नाम भी बताऊंगा जो सफारत खाने जाके मिलते रहे। इस किस्म की उन्होंने बातें की और उसके नतीजे में ये जो बयानिया है इमरान खान साहब का, ये बिल्ड होना शुरू हो गया। अब जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद अपनी मुकम्मल उस स्टेज पर पहुंची जहां पर उसने हतमी तौर पर एग्जीक्यूट होना था, तो इमरान खान साहब उस वक्त ये समझते थे कि जैसे ही इस साजिश के हवाले से या इस साइफर के हवाले से मैं बात करूंगा, इत्तेहादियों को बताऊंगा, क्योंकि उस वक्त इत्तेहादियों ने 27 मार्च तक तो मेरे ख्याल है सिर्फ एक इत्तेहादी ने यानी शाह ज़ैन बुख्ती साहब ने ही अलहदगी का ऐलान किया था, बाकी अभी किसी ने अलहदगी का ऐलान नहीं किया था हुकूमती इत्तेहाद से। इमरान खान साहब ये समझते थे कि जैसे ही मैं इत्तेहादियों को बुलाऊंगा, इत्तेहादियों को काबीना के इजलास के अंदर या स्पेशल मीटिंग के अंदर उनको ये साइफर दिखाऊंगा, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा और वो फौरी तौर पर अपनी राय को तब्दील कर देंगे और मेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे। ये वो नुक्ता है जहां पर आकर इमरान खान साहब की जो प्लानिंग थी उसको एक धचका लगा, क्योंकि जब इत्तेहादियों ने हुकूमत का साथ छोड़ा और वो अपोजिशन बेंचेस पर आए, तो आने के बाद इमरान खान साहब ने जब काबीना के इजलास में उनको बुलाया, यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बुलाया, खालिद मक्सी साहब को बुलाया, तो उन्होंने उस इजलास में शाह ज़ैन बुख्ती साहब को, तो उन्होंने उस इजलास में आने से साफ माजरत कर ली। अच्छा, उसके लिए जो वजूहात बयान की BAP की तरफ से या MQM की तरफ से, तो उनका ये कहना था कि जब आप हैदराबाद आए, जब आप पार्लियामेंट लॉजेस आए, तब आपने आगे हमें क्यों नहीं बताया कि जनाब इस किस्म की कोई चीज़ चल रही है, क्योंकि उस वक्त भी आपके पास ये मवाद मौजूद था। अगर उस वक्त आपके पास मवाद मौजूद था तो फिर छुपाने की वजह क्या थी? तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई चीज़ उस वक्त नहीं थी, ये आपने बाद में तैयार की है, लिहाजा अब हम इस प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं हो सकते। और उन्होंने बाइकआउट किया, वो नहीं जा सके। और यहीं के ऊपर, इसी नुक्ते के ऊपर इमरान खान साहब ने अपनी अगली गेम को प्लान किया, जिसका मकसद ये था कि उस ख़त को इस हद तक उछाला जाए और उसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद को इस हद तक मुतनाज़ा किया जाए कि उनका अगला जो बयानिया है वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़े, और जैसे ही वो हुकूमत से हटें तो उनके लिए एक पब्लिक सिंपथी का तूफ़ान मौजूद हो। और यही वजह है कि कासिम खान सूरी साहब ने उनका इस मामले पर ना सिर्फ भरपूर साथ दिया, बल्कि आर्टिकल 5 को इन्वोक करते हुए 3 अप्रैल को ये जो ख़त साजिश थी, इसकी वजह से उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को रूल्स के मुनाफिक करार देकर उसको मुस्तरद कर दिया, तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई को रोक दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया और उसके बाद ये मुकदमा चला। और मुकदमा चलने के बाद वो रूलिंग थी वो नल एंड वॉइड करार हुई और असम्बली बहाल हुई, बाकी तमाम चीज़ें आगे चली। लेकिन इमरान खान साहब ने जो अपने लिए जो एजेंडाज सेट किए थे, उन एजेंडाज को उन्होंने 1 बाय 1 एक एक करके ना सिर्फ अचीव किया, बल्कि अब वो अपने उस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ गए हैं। और उस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ने के बाद अब उनके लिए उस नैरेटिव को आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ करने के अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रह गया, क्योंकि अब अगर वो इस ऑप्शन को डिफ्यूज़ नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस साइफर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अब आना शुरू हो गई है, क्योंकि वो तमाम लोग जिनको काबीना के अंदर ये साइफर दिखाया गया, क्योंकि वफाकी काबीना तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हल्फ लिया होता है, लेकिन अब कुछ साबिक हुकूमती वज़रा उस साइफर के हवाले से वो जो सफ़ीर साहब की
ओपिनियन जो उन्होंने दी उसको भी मीडिया पर आकर लीक करे हैं। जैसे शीरी मज़ारी साहबा ने एक इंटरव्यू के अंदर ना सिर्फ उसका जो कुछ जुमले हैं उनको मुकम्मल तौर पर ओपन किया, बल्कि उसके ऊपर अपनी राय का भी इजहार किया। शीरी मज़ारी साहबा कहती हैं कि इस साइफ़र में जो अल्फाज थे वो बयान करूँगी। फिर उन्होंने मुबैना मरासले के अंग्रेज़ी अल्फाज को दोहराए कि इफ़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ नॉट रिमूव्ड, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ओहदे से नहीं हटाया जाता, ही विल बिकम आइसोलेटेड with the US and we will have to take the issue head on। यानी अब उनका ये कहना था कि अगर आपने इसको इमरान खान को ओहदे से नहीं हटाया तो फिर हम खुद एक्शन लेंगे। ये शीरी मज़ारी साहबा ने इसका तर्जुमा किया। फिर शीरी मज़ारी साहबा ने और इस साइफर के हवाले से बताया कि उसके साथ ये जुमला आगे लिखा हुआ है, however if the vote of no confidence succeeds all will be forgiven। यानी अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की तमाम गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। यानी ये वो जुमला है जो इमरान खान साहब अमूमन दोहराते रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले दो जुमले जो हैं वो बुनियादी तौर पर उस साइफर की इबारत है जो शीरी मज़ारी साहबा ने बयान की है। अब इस सूरत हाल में जो ड्रामा है वो बुनियादी तौर पर उसको बनाना, उसको तख्लीक करना और उसका स्क्रिप्ट लेकर इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करना, ये क्रेडिट जाता है शाह महमूद कुरैशी साहब को, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ही वो शख्सियत है जो पहले भी दफ्तर खारजा में इन अमूर की देखभाल करते रहे हैं और अब भी वो सारे प्रोसीजर्स को जानते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद से जब से वो हटे हैं अपनी इस पोजीशन से और इमरान खान साहब ने साइफर की लीड लेकर वो मैदान में निकल गए, आपको शाह महमूद कुरैशी साहब कहीं नज़र नहीं आएंगे। बल्कि जब उनसे एक मरतबा पूछा गया कि क्या आप जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं, परचम जलाए जा रहे हैं, तो क्या आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो उस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा ने कहा जी मैं एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फायज़ हूँ, मैं इस किस्म की कोई हरकत नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन अब बतदरीज चूँकि इमरान खान साहब अपने बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद पर बयानिया बना साजिश के बाद अगला बयानिया बना अदालतों के हवाले से, फिर उससे अगला स्टेप आया इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और अब आ रहा है जो मुक़्तदर शख्सियात हैं और मुक़्तदर इदारे हैं। यानी इमरान खान साहब जो अपना एजेंडा लेकर चल रहे थे उसको ना सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लिंक्स को कनेक्ट करते हुए अपने लिए एक ऐसा लाहे अमल को उन्होंने तैयार किया है जिसकी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि दबाव ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि एक वक्त आएगा कि इस्टेब्लिशमेंट खुद मुझसे राब्ता ना सिर्फ करने पर मजबूर हो जाएगी बल्कि मेरी शराइत के ऊपर जो मेरा असल मुतालबा है यानी इंतखाबात का और इस हुकूमत को घर भेजने का, उसको मानने के लिए भी मजबूर हो जाएगी। और वो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं, यानी इस साल नवंबर से पहले। और यही वजह है कि अब उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी है, जिसके लिए हतमी तारीख का ऐलान यकीनी तौर पर वो ईद के बाद करेंगे। वो इस मामले को ज़्यादा देर लटकाएंगे नहीं, मेरा ख्याल है जुलाई के लास्ट में या अगस्त में, क्योंकि पिछला भी उन्होंने जो आज़ादी मार्च किया था वो भी अगस्त के ही दिनों में किया था, तो ये भी अगस्त के अंदर ही वो करेंगे ताकि अगस्त सितंबर के अंदर वो इस किस्म की मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दें या वट एवर जो भी उनकी पॉलिसी है, ताकि ये मामला आगे बढ़े और जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, ताकि नवंबर में होने वाली तकर्री इमरान खान साहब खुद कर सकें। और उसके बाद उनका प्लान है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा और तकर्री करूंगा। अब देखना यह है कि उनका ये प्लान कामयाब होता है या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।